हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के अभी तक हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये हमारा 11वां पार्ट होने वाला है। दोस्तों, एक या दो पार्ट और आएंगे और आपका उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में उद्यान विकास। तो देखिए, जिस समय उत्तराखंड में अंग्रेजों का राज चल रहा था तो उन्होंने उद्यान विकास के लिए क्या क्या कार्य किए थे और क्या नीतियां चलाई थी और उनसे संबंधित कौन कौन से व्यक्ति थे, उनको जानना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि वहीं से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में आलू की खेती। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में आलू की खेती के लिए क्या क्या प्रयास किए गए थे और क्या क्या यहाँ पर कार्य किए गए थे। चलिए फिर देखिए, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम 1823 ईस्वी में मेजर यंग के द्वारा शुरू की गई थी। देखिए, क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनेगा, ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम किसके द्वारा शुरू की गई। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मेजर यंग के द्वारा शुरू की गई। और कब की गई, सन बहुत महत्वपूर्ण है, 1823 में। और कहाँ की गई, देहरादून में। और देहरादून में भी कहाँ पर की गई, मंसूरी में। हो सकता है दोस्तों एग्जाम में देहरादून में ना हो तो मंसूरी हो, पूछ सकता है देहरादून में कहाँ पर हुई थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मंसूरी में। तो याद रखना है, उत्तराखंड में आलू की खेती सर्वप्रथम कहाँ होगी, ये होगी देहरादून में, मंसूरी में। 1823 में मेजर यंग के द्वारा ये शुरू की गई थी। फिर देखिए, एक नाम आता है श्रीमती हैरी बर्जर। इनके बारे में जानते हैं। देखिए, 1864 में नैनीताल में सर्वप्रथम विदेशी आलू को इन्होंने रोपित किया। ये बात हो रही है 1864 की। श्रीमती हैरी बर्जर की। इन्होंने क्या किया, ये नैनीताल आई और यहाँ का अवलोकन किया और यहाँ की भौगोलिक स्थिति का अवलोकन किया। और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि जो यहाँ का क्षेत्र है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, उसके आधार पर उन्होंने यहाँ पर एक प्रयोग किया। 1864 में नैनीताल में सर्वप्रथम विदेशी आलू को इन्होंने रोपित किया। अब जब इन्होंने इसको रोपित किया तो इनको जो इनके परिणाम मिले, काफ़ी सकारात्मक इनको इसके परिणाम मिले। इस कारण से इनका कह सकते हैं एक प्रकार से सफलता जब इनको मिल गई, तो प्रारंभिक सफलताओं से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने यूरोप से काला तथा लाल आलू मंगाकर कुमाऊं में रोपित किया। देखिए क्या होता था, उन्होंने एक प्रयोग के आधार पर उन्होंने इसको शुरू किया। अब देखिए, यहाँ पर देहरादून में जब इन्होंने शुरू किया होगा, ऐसा ऐसा तो है नहीं बहुत बड़ा प्लांट इन्होंने लगाया होगा, ऐसा नहीं। नैनीताल में जब शुरू किया, ऐसे तो है नहीं बहुत बड़ा इन्होंने प्लांट लगाया होगा, यहाँ पर भी ऐसा नहीं बहुत बड़े स्तर पर उन्होंने किया हो। शुरुआत जब इन्होंने की थी तो एक मतलब प्रयोग के तौर पर उन्होंने की थी। तो जब इन्होंने दोनों जगह ही जब इन्होंने ये खेती शुरू की आलू की, तो यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर आलू की खेती करने में इनको काफ़ी सफलता मिली और काफ़ी सकारात्मक इनको परिणाम मिले। तो देखिए, जो यहाँ पर आलू की खेती है उसका तो इनको सकारात्मक परिणाम मिल गए और सफल भी होगी। चलिए ठीक है, अब आगे क्या हुआ इसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, 1884 में हल्द्वानी में रेल का आगमन हो गया। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, जब रेल का आगमन होता है ना, जब वहाँ रेल का आना जाना शुरू हो जाता है तो उस क्षेत्र में व्यापार जो है बढ़ जाता है, क्योंकि जो रेल जो है वो परिवहन का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है और व्यापार का भी बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। तो देखिए, उस समय अंग्रेजों ने भी जो यहाँ पर रेल सेवा प्रारंभ की थी वो व्यापार के उद्देश्य, व्यापार को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने शुरू की होगी। तो देखिए, 1884 में क्या हुआ, हल्द्वानी में रेल आ गई और रेल का आगमन हो गया और यहाँ का आलू काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। यहाँ का आलू काफ़ी प्रसिद्ध हो गया तथा अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी से आलू का अत्यधिक निर्यात किया जाने लगा। मतलब कि निर्यात भारत तक तो छोड़िए, ये जो निर्यात है ना आलू का, विदेशों तक उस समय होने लग गया था। इस मात्रा में इस समय आलू की खेती उत्तराखंड में की जाने लगी थी। तो बहुत हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पर यहाँ पर आलू की खेती काफ़ी बड़े स्तर पर की जाने लगी और काफ़ी मात्रा में उसको निर्यात भी किया जाने लगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आ भी चुका है। देखिए, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की जो स्थापना होती है ये होती है 1909 में। और कहाँ पर हुई थी, जूलीकोट नैनीताल में इसकी स्थापना होती है। और इसके प्रमुख कौन बनाए गए थे, इसके प्रमुख बनाए गए थे नॉर्मन गिल को। देखिए, नॉर्मन गिल, इसके मैं आपको नाम बता दूं, कहीं कहीं इसको नाम मिलेगा आपको नार्मन गिल, किसी किसी किताब में आपको मिलेगा नार्मन गिल, और किसी किसी किताब में आपको ऐसे नाम मिलेगा इसका नॉर्मन गिल। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सब नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। नॉर्मन गिल, नार्मन गिल, या फिर जैसे भी लिखा हो आपको समझ जाना है कि नॉर्मन गिल की ही बात हो रही है।
और आज मैं आपको इस नॉर्मन गिल के बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा, इनके बारे में, क्योंकि उत्तराखंड में बागवानी के क्षेत्र में जो कार्य नॉर्मन गिल ने किया है वो शायद ही ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में किसी ने किया हो। तो नॉर्मन गिल के बारे में ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 1909 में क्या होता है, 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। कहाँ पर होती है, बहुत महत्वपूर्ण, जोलीकोट नैनीताल में। क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी, 1909 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, जोलीकोट नैनीताल में हुई थी। और इसके प्रमुख इनको बनाया गया था, नॉर्मन गिल को इसका प्रमुख बनाया गया था। अब देखिए कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की क्यों गई थी। अब देखिए किसी भी चीज़ की अगर स्थापना की जाती है तो उसका कोई उद्देश्य होता है ना। तो देखिए इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था आलू के और अधिक उत्पादन और उन्नत बीजों के लिए। मतलब जो आलू का जो यहाँ पर उत्पादन हो रहा है उसको और अधिक बढ़ाया जाए, जो उन्नत बीज हैं उनको विकसित किया जाए और बड़े पैमाने पर यहाँ आलू की खेती की जाए। तो इसीलिए जो बागवानी के क्षेत्र हैं उन्हीं बागवानी के क्षेत्रों के लिए ही कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई थी 1909 में। और जो इसका कार्यभार संभाला या फिर प्रमुख बनाया नॉर्मन गिल को, इसका 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 प्रभारी कह सकते हैं, इनका प्रमुख कह सकते हैं, बनाया गया। उसमें सुपरिटेंडेंट एक शब्द का भी प्रयोग होता था, सुपरिटेंडेंट। चलिए ठीक है। तो जोलीकोट नैनीताल आपको याद रखना है। फिर देखिए ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती को व्यापारिक जामा नॉर्मन गिल ने ही पहनाया तथा गिल के समय नैनीताल आलू एक ट्रेडमार्क बन गया। देखिए व्यापारिक जामा, इस शब्द को समझेंगे। व्यापारिक जामा मतलब कि उसको व्यापार के स्तर को बढ़ाना, मतलब आलू के व्यापार को इन्होंने एक स्तर दिया, एक माध्यम दिया। तो वो किसने दिया, नॉर्मन गिल ने। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो आलू का व्यापार उत्तराखंड में अपने चरम स्तर पर था, तो किसके कारण हुआ, वो हुआ किसके कारण, नॉर्मन गिल के कारण। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, नॉर्मन गिल का जो काल रहता है बागवानी के क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा काल रहा है उत्तराखंड में। तो अगर एग्जाम में दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश कुमाऊं में आलू की खेती को व्यापारिक जामा किसने पहनाया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नॉर्मन गिल ने ही पहनाया। और नॉर्मन गिल के समय पर नैनीताल आलू एक ट्रेडमार्क बन गया था। क्वेश्चन बनेगा कि नॉर्मन गिल के समय कहाँ का आलू एक ट्रेडमार्क बन गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नैनीताल का आलू। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो नॉर्मन गिल के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक रहेगा हमारा नॉर्मन गिल का, क्योंकि यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। देखिए नॉर्मन गिल सफल गार्डनर, गार्डनर मतलब कि बगीचे वाला गार्डनर है। ये नहीं कि आप जो ब्रिटिश कमिश्नर समझेंगे, वो नहीं। गार्डनर मतलब कि जो गार्डन होते हैं ना, गार्डनर। तो ब्रिटिश गिल, नॉर्मन गिल गार्डनर के साथ साथ जाना माना वनस्पति शास्त्री भी था। ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिख रखा है वनस्पति शास्त्री। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में क्या होता है, नॉर्मन गिल का संबंध किससे था, डायरेक्ट आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे कि बागवानी से संबंधित था तो इसका संबंध किससे होगा, वनस्पति शास्त्री इससे संबंधित था। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनेगा, नॉर्मन गिल का संबंध किससे है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वनस्पति शास्त्री से। चलिए ठीक है। फिर देखिए नॉर्मन गिल ने 2 साल क्यू गार्डन लंदन में प्रशिक्षण लिया था। अगर क्वेश्चन ऐसा बने कि नॉर्मन गिल ने प्रशिक्षण कहाँ लिया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, क्यू गार्डन लंदन में। 1900 ईस्वी में गिल को कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन अलीपुर में सहायक क्यूरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था। 1909 में इसको क्या किया गया, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बुलाया बुलाया गया इसको वहाँ से विदेश से और डायरेक्ट यहाँ पर उत्तराखंड में इसको भेज दिया गया, ऐसा नहीं है। पहले यहाँ पर अब आता है 1900 में, कहाँ पर आएगा, कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन में अलीपुर में एक सहायक क्यूरेटर के पद पर इसको नियुक्त किया गया था। 1909 में नॉर्मन गिल को जोलीकोट नैनीताल में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रमुख बनाया गया। डेट अगर आपको लिखनी है तो डेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, 22 मार्च वो डेट थी। 22 मार्च 1909 को नॉर्मन गिल को कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रमुख बनाया गया था। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1909 से पहले, 1909 से पहले गिल कहाँ पर था, 1909 से पहले गिल इलाहाबाद बोटेनिकल गार्डन में कार्यरत था। देखिए 1900 में कहाँ पर था, 1900 में ये था कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन में। उसके बाद ये कहाँ आता है, उसके बाद ये आता है इलाहाबाद बोटेनिकल गार्डन में। यानी कि जब उत्तराखंड में आने से पहले 1909 से पहले जो नॉर्मन गिल रहेगा वो इलाहाबाद बोटेनिकल गार्डन में कार्यरत रहेगा। फिर देखिए नॉर्मन गिल ने कुमाऊं में 42 प्रजातियों के विदेशी आलू के बीज लगाए तथा नैनीताल के खुरपाताल में आलू की खेती बड़ी सफल रही थी। देखिए इसने क्या किया, बीज मंगाए इसने काफ़ी सारे, और उन बीजों को क्या किया, यहाँ पर 42 प्रजातियों के, देखिए 42 प्रजातियों के इसने यहाँ पर बीज लगाए और नैनीताल के खुरपाताल में आलू की खेती बड़ी सफल रही थी। क्वेश्चन दोस्तों अगर एग्जाम ऐसा बनता है कि नॉर्मन गिल के द्वारा लगाया गया आलू उत्तराखंड में सर्वाधिक हम लोग कह सकते हैं सफल कहाँ पर रहा था, तो वो रहता नैनीताल के खुरपाताल में। चलिए ठीक है, 42 प्रजातियां देखिए इसने यहाँ पर लाई हैं। तो इसका काल जो रहेगा ना उत्तराखंड के बागवानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसका काल रहेगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे।
और नॉर्मन गिल ने यहाँ पर काफ़ी सारी रिसर्च भी की थी, काफ़ी अनुसंधान भी किए थे। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आया डायरेक्ट एक पद पर इसको बैठा दिया, ऐसा नहीं। काफ़ी इसने यहाँ पर क्षेत्रों का भ्रमण किया, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जाना, काफ़ी अनुसंधान किए इसने, उसके बाद ही निष्कर्षों पर निकला। अब देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति बिना अनुसंधान किए, बिना रिसर्च किए हुए किसी क्षेत्र में जाता है तो वो सफल नहीं होता है। नॉर्मन गिल के यहाँ पर सफल होने का यही कारण था, क्योंकि इसने यहाँ की भौगोलिक स्थिति को जाना, उसको समझा और यहाँ पर अनुसंधान किए, रिसर्च की, उसी के बाद ये यहाँ पर इतना सफल होता है। फिर देखिए, गिल के समय मैदानी नगरों में यहाँ का आलू नैनीताल आलू के नाम से मशहूर हो गया। तो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रिटिश काल में उत्तराखंड का आलू मैदानी क्षेत्रों में किस नाम से प्रसिद्ध था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नैनीताल आलू के नाम से प्रसिद्ध था। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के लिए ऐसा ही नोट आपको कर लेना है। या ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड का आलू नैनीताल आलू के नाम से मशहूर किसके समय पर हुआ? तो आपका उधर क्या हो जाएगा? नॉर्मन गिल के समय पर। ये नॉर्मन गिल ही है, शुभम गिल मत समझ लेना, जो इंडिया की टीम में है शुभम गिल, वो नहीं है, नॉर्मन गिल है। गिल का मतलब नॉर्मन गिल। फिर देखिए, बिहार में आज भी पहाड़ी आलू को नैनीताल का आलू कहा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहाड़ी आलू को नैनीताल का आलू वर्तमान में भी कहाँ कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार में। और उत्तराखंड का आलू तो वैसे ही काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में आज भी पहाड़ी आलू को नैनीताल का आलू कहा जाता है। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, इनका एक संग्रह है, वो है फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ। फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ किसका संग्रह है? ये है नॉर्मन गिल का संग्रह है। गिल के इस कार्य में रामलाल साह ने काफ़ी योगदान दिया था। अब ये फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ क्या है? फ्लोरा ऑफ एक कुमाऊँ इनका संग्रह है, जिसमें इन्होंने मतलब उद्यान विकास के लिए, पेड़ पौधों के लिए काफ़ी सारी बातों का जिक्र किया है, तो वही इनका संग्रह है। अब इनका संबंध किससे है? वनस्पति शास्त्र से इनका संबंध है। तो जाहिर सी बात है, अगर जो ये कार्य करेंगे, जो पुस्तक लिखेंगे, अधिकांश इन्हीं चीज़ों के बारे में लिखेंगे। तो फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ किसका संग्रह हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्मन गिल का। और देखिए, गिल ने जब ये फ्लोरा ऑफ संग्रह जब इसने किया, ये कार्य किया, तो ये नॉर्मन गिल का जो ये फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ में जो संग्रह इन्होंने किया था, इसमें साथ किसने दिया था? तो गिल के इस कार्य में रामलाल साह ने काफ़ी योगदान दिया था। और देखिए, जो रामलाल साह था, क्लर्क के पद पर उसमें था। तो क्वेश्चन दोस्तों ऐसा बनेगा कि फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ संग्रह में नॉर्मन गिल का साथ किस व्यक्ति ने दिया था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रामलाल साह का। या डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, रामलाल साह का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ से। फिर देखिए, 1922 में गिल के चिकित्सा इलाज के लिए इंग्लैंड जाने पर वे अपना सारा संग्रह रामलाल साह को सौंप गए। अब 1922 में चिकित्सा अवकाश का मतलब क्या होगा? चिकित्सा इलाज का मतलब क्या होगा? कुछ ये बीमार पड़ गए होंगे और अपने इलाज के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं, और जो इनका सारा संग्रह होता है, जो फ्लोरा ऑफ कुमाऊँ का जो संग्रह होता है, वो सारा का सारा उन्होंने किसको दे दिया? ये दे दिया इन्होंने रामलाल साह को। और रामलाल साह ने ही बाद में इसको संभाला, और बाद में जो विदेशों से जो काफ़ी लोग आए थे, रामलाल साह से उन्होंने काफ़ी सहायता ली थी, मतलब इन चीज़ों को जानने के लिए, वहाँ की परिस्थिति को जानने के लिए, भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए। और 1924 में नॉर्मन गिल की मृत्यु भी जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि नॉर्मन गिल की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1924 में। फिर देखिए, कुमाऊँ के बागवानी विकास का स्वर्ण युग, मतलब किसके काल को कुमाऊँ के बागवानी विकास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्मन गिल के काल को। काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रख लेना है, छाप लेना है और रट लेना है कि कुमाऊँ के बागवानी विकास का स्वर्ण युग, नॉर्मन गिल का काल। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, आलू की सबसे लोकप्रिय प्रजाति लॉन्ग कीपर, इसको देखिए इंग्लिश में ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा, लॉन्ग कीपर। तो आलू की सबसे लोकप्रिय प्रजाति लॉन्ग कीपर को कुमाऊँ लाने का श्रेय नॉर्मन गिल को ही है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा? डायरेक्ट बनेगा। लॉन्ग, ब्रिटिश काल में लॉन्ग कीपर क्या था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आलू। आलू की एक प्रजाति थी। या क्वेश्चन ऐसे बनेगा, लॉन्ग कीपर किसकी प्रजाति थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आलू की। और आलू की सबसे लोकप्रिय प्रजाति लॉन्ग कीपर को कुमाऊँ में लाने का श्रेय किसे है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्मन गिल को। दोस्तों, जितने तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ना, मैं उतने तरीके से आपको समझा देता हूँ। चलिए फिर देखते हैं। गिल ने जोलीकोट की जलवायु को स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए अनुकूल मानते हुए स्ट्रॉबेरी की उन्नत किस्म रॉयल सोवरेन तथा नोबल को इंग्लैंड से मंगवाकर यहाँ रोपित किया, जिसके परिणाम अच्छे रहे। देखिए, यहाँ से सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जोलीकोट की जलवायु को स्ट्रॉबेरी उत्पादन के लिए अनुकूल मानते हुए स्ट्रॉबेरी की सबसे उन्नत किस्में रॉयल सोवरेन और नोबल को इंग्लैंड से मंगवाकर जोलीकोट में किसने रोपित किया? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? नॉर्मन गिल। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि रॉयल सोवरेन और नोबल क्या थे? ये किसकी प्रजातियां थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये किसकी प्रजातियां रहेंगी? ये रहेंगी स्ट्रॉबेरी की प्रजातियां। तो ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, इन्होंने क्या किया था? जैतून,
इन्होंने देखिए एक तो मंगाया स्ट्रॉबेरी, साथ में इन्होंने जैतून भी मंगवाया था। कहाँ से मंगवाया था? फ्रांस से। इन्होंने क्या किया, फ्रांस से इन्होंने क्या किया, जैतून भी मंगवाया था। लेकिन देखिए इन्होंने फ्रांस से जैतून मंगवाकर यहाँ लगाया, जिसके परिणाम काफ़ी निराशाजनक रहे थे, तो काफ़ी उसके परिणाम अच्छे नहीं रहे और उस कारण से उत्तराखंड में जैतून की खेती नहीं हो पाई थी। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी थी उसकी खेती अच्छी रही थी, उसके परिणाम इनको वहाँ पर अच्छे मिले थे। फिर देखिए नॉर्मन गिल ने थोड़ी दोस्तों बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि मुंह में छाले हो रहे हैं और आजकल दांत भी मैंने तुड़वा रखा है, इसलिए उत्तराखंड की जो वीडियो है आजकल थोड़ी लेट चल रही है, दांत तुड़वा रखा है इसलिए बोल नहीं पा रहा था मैं, तो थोड़ी वीडियो 2-3 दिन बीच में आई नहीं थी और मुंह में थोड़े छाले भी हो गए दवाई ववाई खाने से, तो थोड़ी दिक्कत हो रही है बोलने में। लेकिन मैंने सोचा थोड़ा लेट हो जाएगा, अगर एग्जाम भी आने ही वाले हैं आपके तो वीडियो हमें लेट नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा चलिए वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर दी जाए। मैटर तो आपका रेडी था। तो देखिए गिल ने केले की विभिन्न प्रजातियों को बंगाल, बर्मा, चीन से मंगवाकर कुमाऊं में रोपित किया। मतलब देखिए जो नॉर्मन गिल देखिए ना, स्ट्रॉबेरी का उत्पादन इसने किया है, आलू का उत्पादन इसने यहाँ पर किया है, फिर देखिए केले को इसने यहाँ से मंगवाया, जैतून के लिए इसने प्रयास किया, अंगूर की खेती के लिए भी इसने प्रयास की, काफ़ी यहाँ पर इसने प्रयास किए हैं उत्तराखंड में। क्योंकि देखिए इसने काफ़ी रिसर्च की ना यहाँ पर, जब अगर कोई बंदा किसी जगह जाकर रिसर्च करता है तो उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। चलिए ठीक है। फिर देखिए इसने हॉलैंड से केसर के 5000 बीज मंगवाए। देखिए ये भी दोस्त एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि हॉलैंड से केसर के 5000 बीजों को मंगवाकर कुमाऊं में किसने रोपित करवाया है, तो आपको उधर क्या हो जाएगा, नॉर्मन गिल ने ही इनको यहाँ पर रोपित करवाया था। नोट कर लेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण है कि हॉलैंड से केसर के 5000 बीजों को ब्रिटिश काल में किसने मंगवाया, जिनको कि कुमाऊं में रोपित किया गया था, तो आपको उधर क्या हो जाएगा, नॉर्मन गिल। फिर देखिए जैसे कि इसने हॉलैंड से केसर के 5000 बीज इसने मंगवाए, तो जोलीकोट के बीज तो सूख गए, जोलीकोट में इसने बीज लगाए जो तो सूख गए थे, तथा नैनीताल में कुछ परिणाम मिला, नैनीताल में कुछ इसको अच्छे परिणाम मिले। नॉर्मन गिल इस परिणाम पर पहुंचे कि रानीखेत अल्मोड़ा की जलवायु केसर के लिए उपयुक्त है। नैनीताल में इन्होंने बीज लगाए, कुछ रानीखेत में लगाए, कुछ अल्मोड़ा में लगाए, लेकिन जोलीकोट में जो इसने बीज लगाया ना, ये बीज सफल नहीं हो पाए थे। तो आपको याद रखना है 5000 बीज कौन मंगा रहा है केसर के, वो मंगा रहा है नॉर्मन गिल। और कहाँ से मंगवाए थे, ये क्वेश्चन बन जाएगा। नॉर्मन गिल ने केसर के 5000 बीज कहाँ से मंगवाए थे, जो कि उसने कुमाऊं में रोपित करवाए थे, तो आपका उधर क्या हो जाएगा, हॉलैंड से। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। नैनीताल में, रानीखेत में, अल्मोड़ा में इसकी जलवायु इनको अच्छी लगी और केसर की खेती के लिए इन्होंने इन क्षेत्रों को उपयुक्त बताया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिए राजकीय उद्यान चौबटिया। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा, अभी मैं आपको आगे लिखवाऊंगा भी, फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए। राजकीय उद्यान चौबटिया, चौबटिया की स्थापना, राजकीय उद्यान चौबटिया की स्थापना कब हुई, 1869 में। बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा विवाद भी है, जिसको अभी मैं आगे सुलझाऊंगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हम लोग जो टॉपिक चल रहा है पहले उसकी बात करते हैं, फिर राजकीय उद्यान चौबटिया की भी हम लोग बात करेंगे। देखिए फिलहाल आपको ये याद रखना है कि राजकीय उद्यान चौबटिया की स्थापना कब हुई थी, 1869 में। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, राजकीय उद्यान चौबटिया को वन विभाग द्वारा कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कब किया गया, बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये किया गया 1914 में। अब क्यों किया गया, ये इसलिए किया गया था उचित विकास के कारण, क्योंकि यहाँ पर ना इस उद्यान का उचित विकास नहीं हो पा रहा था। जो इसका रख रखाव था, जो इसकी जिम्मेदारी थी, जो जैसे कि वन विभाग के पास थी, तो वन विभाग इसकी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहा था। इस कारण से जो इसके विकास के लिए, इसके अच्छे कार्यों के लिए और इसके अनुसंधानों के लिए इसको कुमाऊं कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। तो 1914 डेट आपको याद रखनी है और 1869 में इसकी स्थापना होती है। अभी हम लोग इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए नॉर्मन गिल इसके सुपरिटेंडेंट 11 दिसंबर 1914 को नियुक्त हुए। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है कि नॉर्मन गिल राजकीय उद्यान चौबटिया के सुपरिटेंडेंट कब नियुक्त हुए, तो आपको तरीका हो जाएगा 11 दिसंबर 1914 को। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था कि जिसमें नॉर्मन गिल ने उत्तराखंड में कार्य ना किया हो। उसके बाद देखिए एक आता है सिटौली गार्डन। सिटौली गार्डन कहाँ पर है, ये है अल्मोड़ा में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में दोस्तों हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो सिटौली गार्डन कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्मोड़ा में। अब देखिए 1915 में गिल ने इसका कार्यभार संभाला। मतलब हर जगह देखिए गिल का योगदान रहेगा, हर जगह नॉर्मन गिल का योगदान हर जगह रहेगा। फिर देखिए 1918 में गिल के समय राजकीय उद्यान चौबटिया में फलों का जाम बनाने के हेतु एक फैक्ट्री स्थापित की तथा इसमें मैक्स एम्स मशीन कंपनी, जो कि न्यूयॉर्क द्वारा बनाई गई थी, न्यूयॉर्क में वहाँ एक फैक्ट्री होगी, मैक्स एक्स मशीन, मैक्स एम्स मशीन कंपनी थी और इसी कंपनी के द्वारा न्यूयॉर्क में यह स्थापित होगी। तो यहाँ पर एक मशीन की स्थापना की गई थी। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस मशीन की स्थापना क्यों की गई थी, जैम बनाने के लिए, फलों का जैम बनाने के लिए इस मशीन की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों काफ़ी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि
मैक्स एम्स मशीन कंपनी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो राजकीय उद्यान चौबटिया में। किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी नॉर्मन गिल ने। कब करवाई थी? 1918 में। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में काफ़ी बन रहे हैं, बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हम कुछ चाय की खेती के बारे में भी बात करेंगे और हम कुछ सेबों की खेती के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। जितने भी बागवानी जो उत्तराखंड में ब्रिटिशों के काल में जो भी बागवानी के से संबंधित जो भी कार्य हुए, उद्यानों से संबंधित जो भी कार्य हुए, उन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऐसा नहीं कि आलू के ही बारे में बात करेंगे, काफ़ी चाय के बारे में, सेब के बारे में, जो जो यहाँ पर कार्य किए गए उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर देखिए, आलू की कृषि को वैज्ञानिक ढंग से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1943 में इंपीरियल कृषि अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली के तहत भवाली में एक इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये इंपीरियल पोटैटो रिसर्च स्टेशन की स्थापना ब्रिटिश काल में कहाँ पर की गई? तो आपको उधर क्या हो जाएगा? भवाली में। भवाली कहाँ पर है? नैनीताल में। और कब की गई? 1943 में। काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बनते हैं। तो ये तो रही थी दोस्तों आलू की खेती की बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं चाय की खेती की। चाय की खेती के लिए भी ब्रिटिशों ने काफ़ी प्रयास किए थे, काफ़ी यहाँ पर कार्य किए गए थे, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, भारत तथा उत्तराखंड में चाय की खेती यूरोपियनों के आने के बाद ही शुरू हुई थी। मतलब जब उत्तराखंड में, भारत में जब यूरोपियनों का यहाँ पर आगमन शुरू होता है, उसी के बाद क्या होता है, यहाँ पर चाय की खेती होना शुरू होती है। फिर देखिए 1824 में बिशप हेबर ने कुमाऊं में सर्वप्रथम चाय की खेती की प्रबल संभावना व्यक्त की। देखिए यहाँ पर से आपको चीज़ समझनी है, वो क्या समझनी है इसको हम लोग समझते हैं। बिशप हेबर क्या हुआ? बिशप हेबर आया था कुमाऊं वाले क्षेत्र पर। किस चीज़ के लिए? यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए और यहाँ पर क्षेत्रों का भ्रमण करने के लिए। अब जब वो यहाँ पर आता है ना, यहाँ पर अपना जब भौगोलिक भ्रमण करता है, यहाँ के जो यहाँ पर की जलवायु होती है उसको देखता है, उसके बाद ये इस परिणाम पर निकलता है, उस रिजल्ट मतलब कहते हैं ना, मतलब एक रिजल्ट या फिर एक अपनी जाँच जो चल रही होती है, उस जाँच की एक रिपोर्ट देता है, उस रिजल्ट को निकालता है, परिणाम निकालता है। और परिणाम क्या निकला? उसने ये परिणाम निकाला कि जो उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है, वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। तो पहली बार 1824 में बिशप हेबर ने कुमाऊं में सर्वप्रथम चाय की खेती की प्रबल संभावना व्यक्त की थी। देखिए यहाँ पर से ये ध्यान रखेंगे, अभी चाय की खेती शुरू नहीं हुई है, चाय की खेती भी शुरू नहीं हुई है, अभी सिर्फ बिशप हेबर ने यहाँ पर चाय की खेती की प्रबल संभावना व्यक्त की है। तो देखिए, बिशप हेबर ने ही इस बात की पुष्टि की कि उत्तराखंड में चाय की अच्छी खेती हो सकती है। अब देखिए, बिशप हेबर ब्रिटिश लेखक था। ये भी दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि बिशप हेबर कौन था? तो ये था ब्रिटिश लेखक। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे और जानते हैं चाय की खेती के बारे में। उसके बाद देखिए 1834 में कुमाऊं में चाय की खेती शुरू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। देखिए, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का, तो इस चाय की जो कमेटी थी उसको गठित करने के लिए भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी अपना सुझाव दिया था। तो 1834 में क्या होता है, कुमाऊं में चाय की खेती को शुरू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई। उसके बाद सन 1835 में दिसंबर के अंतिम माह में कलकत्ता से चाय के 2000 पौधों की खेप पहुंची तथा इन पौधों को चीन से मंगाया गया था। देखिए समझेंगे चीज़ों को। 1824 में क्या हो रहा है, बिशप हेबर ने संभावना व्यक्त की कि उत्तराखंड में चाय की खेती हो सकती है। उसके बाद 1834 में क्या होता है, 1834 में कुमाऊं में चाय की खेती को शुरू करने के लिए एक कमेटी गठित की गई। इसके लिए सुझाव लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भी दिया था। उसके बाद देखिए 1835 में क्या हुआ, दिसंबर के अंतिम माह में कलकत्ता से चाय के 2000 पौधे यहाँ पर पहुँचाए गए। और ये पौधे देखिए कहाँ से मंगवाए गए थे, ये पौधे मंगवाए गए थे चीन से। मतलब ये कलकत्ता से तो यहाँ मतलब उत्तराखंड में तो कलकत्ता से ही आए थे, लेकिन कलकत्ता से में कहाँ से आए थे, तो ये चीन से मंगवाए गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में जब 1835 में यहाँ पर चाय की मतलब पहले हम लोग कह सकते हैं सर्वप्रथम जो यहाँ पर शुरू किया गया था 1835 में रोपण किया गया था चाय का, तो वो पौधे कहाँ से मंगाए गए थे? क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये पौधे जो मंगवाए गए थे, ये मंगवाए गए थे चीन से। जैसे कि हम पढ़ रहे थे ना इंद्रचंद, चंद काल में जब हम लोग पढ़ रहे थे इंद्रचंद के बारे में, इंद्रचंद, तो इंद्रचंद वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि इंद्रचंद ने चंद्रमंत्र सर्वप्रथम रेशम का कारखाना उत्तराखंड में लगाया था। तो रेशम का कारखाना जैसे कि इंद्रचंद्र ने लगवाया था, तो इसने भी जो रेशम के कीड़े मंगवाए थे वो नेपाल और चीन से मंगवाए थे, तो वो भी मैंने आपको बताया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सर्वप्रथम यहाँ पर चाय की खेती यहाँ पर शुरू हो रही है, तो उसके जो पौधे मंगाए जा रहे हैं वो देखिए कलकत्ता में तो आ रखे थे, लेकिन कलकत्ता में कहाँ से आए थे, वो आए थे चीन से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, चीन से ही इन पौधों को मंगाया गया था। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे।
और देखिए यहाँ पर जो 1834 में जो कुमाऊं में चाय की खेती शुरू की गई, इस समय इसमें ट्रेल ने भी सहायता की थी, इस कमेटी में ट्रेल ने भी सहायता की थी। ये भी आपको याद रखना है। देखिए जो भी घटनाएं हो रही है ना, तो आपको उस समय का कुमाऊं कमिश्नर भी याद रखना पड़ेगा। इस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन रहेगा? वो रहेगा ट्रेल। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ट्रेल के समय में ही उत्तराखंड में चाय की खेती शुरू की गई थी। चलिए ठीक है। देखिए 1835 में जिस समय यहाँ पर शुरुआत हो रही चाय की, रायले नाम का व्यक्ति था, इसका भी काफी योगदान था, इसको भी आपको याद रखना है, रायले नाम के व्यक्ति को। चलिए ठीक है। फिर देखिए इन पौधों को कुमाऊं में सर्वप्रथम लक्ष्मेश्वर में तथा उसके बाद भरतपुर ने भीमताल में लगाया गया। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम जो इनको लगाया गया वो लगाया गया लक्ष्मेश्वर में, लक्ष्मेश्वर में इन पौधों को लगाया गया। उसके बाद भरतपुर भीमताल में भी इनको लगाया गया था। अब जो लक्ष्मेश्वर बागान है ये कहाँ पर है? ये है अल्मोड़ा में। और लक्ष्मेश्वर बागान जो लगाया था ये लगाया था डॉक्टर फॉल्कनर ने। तो चीन से जैसे कि कलकत्ता में पौधे आए, उन पौधों को कहाँ पहुँचाया गया? कुमाऊं में पहुँचाया गया। और कुमाऊं में सर्वप्रथम कहाँ लगाया जाएगा? लक्ष्मेश्वर में। लक्ष्मेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में। लक्ष्मेश्वर बागान किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था डॉक्टर फॉल्कनर ने। देखिए बहुत ही ईजी है इन चीज़ों को समझना, ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। जितना डीप है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे डीप नहीं जाना है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ से ही कवर हो जाएंगे। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए 1835 में ही टिहरी गढ़वाल में भी चाय की कृषि प्रारंभ की गई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि टिहरी गढ़वाल में चाय की कृषि कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1835 में। अंग्रेजों ने वहां पर कुछ जमीन लीज पे ली हुई थी टिहरी में, और टिहरी गढ़वाल में भी चाय की खेती प्रारंभ कर दी गई थी। उसके बाद देखिए 1842 में क्या हुआ? 1842 में 10 चीनी विशेषज्ञों को यहाँ बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि यहाँ पर से देखिए अब जैसे कि चाय की खेती यहाँ पर शुरू हो रही है, अब यहाँ पर कोई विशेषज्ञ तो चाहिए ना। तो 1842 में क्या किया गया? 10 चीनी विशेषज्ञों को यहाँ पर बुलाया जाता है चाय की खेती को, मतलब उसको और सुधारने के लिए, उसकी दशा को और सुधारने के लिए। इसके लिए 10 चीनी विशेषज्ञों को 1842 में यहाँ पर बुलाया जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हम बिंदु, जो काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज के क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। फिर देखिए उत्तराखंड में उत्पादित चाय की तुलना चीन की उलांग चाय से की गई। देखिए उलांग एक चाय थी, चीन में काफ़ी प्रसिद्ध ये चाय थी। तो उत्तराखंड में जो उत्पादित चाय थी उस चाय की तुलना चीन की उलांग चाय से की गई। देखिए चीन जो रहेगा, चीन में तो काफ़ी समय से वहाँ पर चाय की खेती चल रही है। अब देखिए चाय की खेती अगर चीन में चल रही है तो वहाँ की गुणवत्ता भी तो अच्छी होगी ना। तो उलांग चाय जो थी उसको काफ़ी वहाँ पर अच्छा माना जाता था। तो उसी चाय की तुलना उत्तराखंड की चाय से की गई। तो समझ सकते हैं यहाँ पर ब्रिटिश काल में कितनी अच्छी क्वालिटी की चाय यहाँ पर उत्पादित की जाती होगी। और इस चाय का ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ पर उत्पादित की जा रही है तो यहीं पर इसका उपभोग भी होता था। विदेशों में, यूरोपीय क्षेत्रों में भी यहाँ से चाय उत्पादित करके भेजी जाती थी। तो क्वेश्चन दोस्तों बनेगा एग्जाम में कि उत्तराखंड में उत्पादित चाय की तुलना चीन की किस चाय से की जाती थी, या फिर की जाती थी या की गई थी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उलांग चाय से, या उलांग टी, उलांग चाय, बात एक ही है। उसके बाद देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर 1850 में गढ़वाल में एक चाय विशेषज्ञ एनसाई वांग को चीन से बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? वही बात, यहाँ की गुणवत्ता सुधारने के लिए, मतलब किस तरीके से चाय की, मतलब और अच्छी चाय को उत्पादित किया जाए, इसलिए क्या किया गया? एसाई वांग को चीन से बुलाया गया 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर। फिर देखिए पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान की स्थापना कब हुई? ये दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान की स्थापना कब हुई? तो ये होती है 1843 में। किसके द्वारा की गई? कैप्टन हडलस्टन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। पौड़ी व गडोलिया में चाय बागान की स्थापना होगी 1843 में, और कैप्टन हडलस्टन ने इसको स्थापित किया था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए भीमताल में स्थापित चाय बागान किसने लगवाया था? मतलब कि भीमताल का चाय बागान था, वो भीमताल में चाय का बागान किसने लगाया था? तो आपको तरीका हो जाएगा मिस्टर जोन्स ने। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। उसके बाद देखिए भवाली में किसने लगवाया था चाय बागान? ये लगाया था मिस्टर न्यूटन व मिस्टर मूलियन का। या फिर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मिस्टर जोन्स का बागान कहाँ है? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन बनेगा मिस्टर जोन्स का चाय बागान, या फिर बागान कहाँ पर है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भीमताल में। मिस्टर न्यूटन व मिस्टर मूलियन का बागान कहाँ पर है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भवाली में। उसी प्रकार से रामगढ़ में जो लगाया था ये लगाया था मिस्टर डेरियाज ने, और घोड़ाखाल में जो लगाया था ये लगाया था जनरल व्हीलर ने। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा दोस्तों जनरल व्हीलर का बागान कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? घोड़ाखाल में। और मिस्टर डेरियाज का बागान कहाँ है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रामगढ़ में। देखिए
ये सारे के सारे कहाँ पर आ रहे हैं? नैनीताल में। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। नैनीताल में सारे के सारे ये जो बागान स्थापित किए गए थे सब नैनीताल में स्थापित किए गए थे और 1928 में डॉक्टर रवि मेहता के अनुसार ये सारे बागान 1928 में लगाए गए थे। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनता है कि भवाली में जो मिस्टर जोन्स के द्वारा बागान लगाया गया था, कब लगाया गया था, तो आपको तरीका हो जाएगा 1928 में। उसी प्रकार से भवाली में, रामगढ़ में, घोड़ाखाल में, ये जो भी बागान लगाए जाएंगे ये कब लगाए जाएंगे? 1928 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए उसी प्रकार कोलागीर में एक बागान लगाया था। कोलागीर में बागान किसने लगाया? ये लगाया था देहरादून में जेमिसन के द्वारा। कोलागीर का बागान देहरादून में जेमिसन के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1844 में। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए हवाला बाग में, हवाला बाग में बागान कब लगाए गए? ये लगाए गए अल्मोड़ा में ही। हवाला बाग कहाँ है? अल्मोड़ा में। तो हवाला बाग का बागान कहाँ स्थापित हुआ? अल्मोड़ा में मेजर कॉर्बेट के द्वारा लगाया गया था। देखिए जिम कॉर्बेट नहीं है, एक जिम कॉर्बेट अलग है, मेजर कॉर्बेट अलग रहेगा। तो मेजर कॉर्बेट के द्वारा 1841 में लगाया गया हवाला बाग का बागान। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। जितने बागान है ना सारे याद करने, बिल्कुल नहीं छोड़ने, आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। उसके बाद देखिए हरसिल उत्तरकाशी में ये तो होगी हमारी चाय की बात। अब कुछ सेब की बात कर लेते हैं। देखिए हरसिल उत्तरकाशी में सेब के बागान विकसित करने वाला व्यक्ति था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि हरसिल हरसिल पहली बात तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये बन चुका है, हरसिल कहाँ है? तो हरसिल कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो हरसिल उत्तरकाशी में सेब के बागान विकसित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो फ्रेडरिक विल्सन नामक एक अंग्रेज उत्तरकाशी हरसिल में सेब के बागान विकसित करने वाला व्यक्ति था। और देखिए जो ये हर्सिल में जो इसने सेब के बागान इसने विकसित किए थे फ्रेडरिक विल्सन ने। इसके अन्य नाम भी हैं कुछ, द किंग ऑफ हर्सिल और पहाड़ी विल्सन। ये भी फ्रेडरिक विल्सन को कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से कि द किंग ऑफ हर्सिल और पहाड़ी विल्सन किसे कहा जाता है? तो आपका उधर क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक विल्सन को। और इसी फ्रेडरिक विल्सन ने क्या किया था? एक गुलाबी नाम की व्यक्ति थी, गुलाबी नाम की लड़की, व्यक्ति ने गुलाबी नाम की एक यहाँ की लड़की थी, स्थानीय लड़की, मतलब कि उत्तराखंड में ही एक गुलाबी नाम की स्थानीय लड़की थी। इसी गुलाबी नाम की लड़की से इसने क्या की थी? शादी भी इसने की थी। तो इसके बारे में भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। तो हर्सिल उत्तरकाशी में सेब के बागान विकसित करने वाला व्यक्ति कौन था? फ्रेडरिक विल्सन। काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये क्वेश्चन। चलिए ठीक है। उसके बाद चलिए मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बात करेंगे थोड़ी चौबटिया उद्यान की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं और समझते हैं थोड़ा इसके बारे में। देखिए चौबटिया उद्यान की जो स्थापना होती है 1869 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना डब्लू क्रो की देखभाल में अल्मोड़ा में की गई थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चौपटिया उद्यान की स्थापना कहाँ पर हुई? आपको उधर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। कब हुई? 1869 में डब्लू क्रो के देखरेख में हुई थी। अब देखिए इसकी उद्यान की जो डेट है ना, इस डेट के बारे में जो इतिहासकार हैं, जो किताबें हैं, एक मत नहीं है। देखिए 1870 भी कहीं इसकी डेट मिलती है, कहीं 1860 भी इसकी डेट मिलती है, कहीं 1871 भी इसकी डेट मिली हुई है। देखिए 1860 की ओर तो हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए अगर एग्जाम में 1869 नहीं आता है तो आप 1871 और 70 की ओर जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन एक ही होगा, या 1869 ही होगा, या 1870 ही होगा, या 1871 ही होगा। लेकिन जो सबसे प्रमाणिक डेट जो मैंने देखी अधिकांश किताबों में तो 1869 ही है। तो अगर आपके सामने 1869 आता है तो आपको 1869 ही लगाना है। लेकिन 1869 ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप 1870 की ओर जा सकते हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल सुन लीजिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए जो डब्लू क्रो रहेगा, ये डब्लू क्रो का संबंध किससे रहेगा? इसका संबंध वनस्पति वैज्ञानिक से, मतलब ये वनस्पति वैज्ञानिक था, इसका संबंध वनस्पति क्षेत्र से ही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। फिर देखिए जो चौबटिया उद्यान है, इसका वर्तमान नाम क्या है? ऐसे भी दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो चौबटिया उद्यान का वर्तमान नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान। चलिए ठीक है। फिर देखिए चौबटिया उद्यान के पहले प्रमुख कौन थे? तो चौबटिया उद्यान के पहले प्रमुख कौन हो जाएंगे? डब्लू क्रो। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि डब्लू क्रो की देखरेख में इसकी स्थापना होती है 1869 में। तो इसके पहले प्रमुख, या फिर हम लोग कहें पहले सुपरिटेंडेंट। एग्जाम में दोस्तों सुपरिटेंडेंट हो या प्रमुख लिखा हो, बात एक ही रहेगी। तो चौबटिया उद्यान के पहले सुपरिटेंडेंट कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे डब्लू क्रो। फिर देखिए राजकीय उद्यान चौबटिया में एक हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई? 1932 में। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन है, आ भी चुका है ये, कि राष्ट्रीय उद्यान चौबटिया में एक हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब की गई? तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? 1932 में। फिर देखिए जो मैंने आपको बताया फ्रेडरिक विल्सन के बारे में, इस फ्रेडरिक विल्सन ने क्या किया था? इंग्लैंड से सेब के पौधे मंगवाए, इंग्लैंड से मंगवाए थे। देखिए इंग्लैंड से इसने क्या किया? सेब के पौधे मंगवाए और यहाँ पर इन्होंने इनको रोपित करवाया था। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या रहता है
एक जो फ्रेडरिक विल्सन थे, तो एक विल्सन एक प्रजाति थी सेब की। विल्सन एक प्रजाति को इन्होंने यहाँ पर लगवाया था और वर्तमान में भी हमको ये कहीं कहीं हमको पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है विल्सन नाम की प्रजाति। तो विल्सन नाम की जो सेब की प्रजाति थी काफ़ी प्रचलित उस समय रही थी, तो आपको याद रखना है। हालांकि आगे आपको नोट भी करवा दूंगा। विल्सन नामक प्रजाति का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेब से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए कुछ अब हम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक एक जो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर में हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिनके टॉपिक नहीं रहता है, बस वन लाइनर की तरह इनको हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। लेकिन देखिए, जोलीकोट व रानीखेत में अंगूर के बागान किसने विकसित करवाए थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंगूर के बागान देखिए अब यहाँ पर आगे हैं। तो जोलीकोट व रानीखेत में अंगूर के बागान किसने स्थापित करवाए थे, ये करवाए थे नॉर्मन गिल ने। अब देखिए अंगूर के बागान स्थापित हो रहे हैं। अंगूर का प्रयोग जैसे कि वाइन बनाने में बहुत इसका प्रयोग होता है। वाइन कहें, मदिरा कहें, जिसको हम लोग शराब बोलते हैं, वाइन हो गई, मदिरा हो गई, तो इसको बनाने के लिए अंगूर के बागान यहाँ पर नॉर्मन गिल ने स्थापित करवाए थे। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि जोलीकोट व रानीखेत में अंगूर के बागान ब्रिटिश काल में किसने स्थापित करवाए थे, नॉर्मन गिल ने। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में यूरोपियनों का ध्यान सर्वाधिक किस फल ने आकर्षित किया था, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेब ने। वो देखिए वैसे तो उत्तराखंड में नाशपाती, संतरे, लीची, केले आदि के इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर खेती मतलब शुरू करवाई थी। लेकिन जो सेब रहेगा उस सेब ने यूरोपियों का ध्यान सर्वाधिक आकर्षित किया था, तो काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में ब्रिटिश काल में यूरोपियनों का ध्यान सर्वाधिक किस फल ने आकर्षित किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सेब ने। ब्रिटिश काल में उत्तराखंड से सर्वाधिक किस सब्जी का निर्यात होता था, तो देखिए ब्रिटिश काल में उत्तराखंड से सर्वाधिक आलू का, सब्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, फलों की। फलों में क्या रहेगा, देखिए फलों में रहेगा सेब जिसने सर्वाधिक आकर्षित किया, और सब्जी में क्या रहेगा, आलू। ये देखिए क्योंकि आलू के लिए और सेब के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रयास किए गए थे और काफ़ी यहाँ पर उनको सकारात्मक परिणाम मिले थे। फिर देखिए ब्रिटिश काल में छकाता नींबू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। छकाता का जो क्षेत्र रहेगा वो नैनीताल, भीमताल, जो भीमताल का क्षेत्र है ना, वहीं पर का जो उसका जो एरिया आता है वो छकाता ही, उसको उसमें छकाता में वैसे काफ़ी बड़ा एरिया उसमें आता था। वर्तमान में तो उसका क्षेत्र सीमित है। तो छकाता, ये हम लोग बात करें चोरगलिया तक का जो क्षेत्र है, छकाता रेंज, अगर हम चोरगलिया जैसे कि पड़ता है हमारा कुमाऊं मंडल में ही पड़ता है, ये आपका पड़ेगा जो गौला नदी है ना, गौला नदी, उस गौला नदी का तट पर ही चोरगलिया नामक क्षेत्र है, जो कि हल्द्वानी से अगर हम लोग हल्द्वानी और सितारगंज के बीच में ये पड़ता है। तो उसको जो चोरगलिया का जो जंगल है, उस जंगल में एक रेंज है, छकाता रेंज है। तो वहाँ का जो क्षेत्र है, भीमताल का जो नीचे का क्षेत्र है, वो सब छकाता में आता है। तो ब्रिटिश काल में जो भीमताल का जो छकाता जो इलाका था, वहाँ क्या था, नींबू उत्पादन के लिए वो काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, भीमताल में नींबू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, छकाता। और छकाता रेंज भी आपको याद कर लेना है, नैनीताल में ये पड़ेगा। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटिश काल में कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले सभी फलों का व्यापार नैनीताल जिले के माध्यम से ही होता था। नैनीताल ही उस समय एक प्रधान, हम लोग एक होता नहीं प्रधान, जैसे कि हम लोग बोलते गांव का प्रधान है, प्रधान क्या रहेगा, जो निर्णय लेगा गांव का प्रधान लेगा। उसी प्रकार से नैनीताल भी उस समय यहाँ पर प्रधान जगह थी, मेन जगह थी, जहाँ से हर कार्य किया जाता था। तो अगर क्वेश्चन बनता है ब्रिटिश काल में कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाले सभी फलों का व्यापार किस जिले के माध्यम से होता था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नैनीताल से। नैनीताल जिले का गठन कब हुआ था, 1891 में। ये अगली वाली वीडियो हो सकता है हमारी आ जाए। अगली वाली वीडियो में दोस्तों ब्रिटिश काल में जैसे जैसे जिले स्थापित हुए थे, जैसे कि तराई जिला हमारा स्थापित हुआ था, तराई जिले का गठन कब होता है, फिर से उसको कुमाऊं मंडल में कब शामिल किया गया, कब हटाया गया, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ब्रिटिश काल से। तो उसको हम लोग अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और नैनीताल जिले का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ें हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर देखिए विल्सन प्रजाति है सेब की, ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, काफ़ी ये प्रसिद्ध रही थी विल्सन प्रजाति। तो आपको याद रखना है विल्सन किसकी प्रजाति रहेगी, ये रहेगी सेब की प्रजाति। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों वीडियो भी लंबी हो रही है क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा मैटर है, इसलिए थोड़ी वीडियो भी हमारी लंबी हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। फिर देखिए ब्रिटिश काल में सेब की रेड डेलिशियस प्रजाति को उत्तराखंड में किसने उगाया, बहुत महत्वपूर्ण है। एक रेड डेलिशियस प्रजाति थी, ये थी सेब की प्रजाति। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में ऐसे बन जाएगा कि रेड डेलिशियस किसकी प्रजाति थी, तो आपको उधर क्या हो जाएगा, सेब की। और उत्तराखंड में इसको किसने उगाया था, तो ये उगाया था स्टोक नाम के व्यक्ति ने, ये भी उद्यान एक विशेषज्ञ था। फिर देखिए ब्रिटिश काल में वाइनरी प्लांट लगाने के उद्देश्य से इटली से आयातित अंगूर रेड और वाइट किस्म को यहाँ सफलतापूर्वक रोपण हुआ था। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, जैसे वाइनरी प्लांट ये लोग यहाँ पर लगाना चाहते थे, इसके लिए इन्होंने अंगूर कौन कौन से रेड और वाइट किस्म के यहाँ पर अंगूर मंगवाए और यहाँ पर सफलतापूर्वक उनका रोपण भी किया गया।
ऐसा नहीं है कि ये जैतून हमने पढ़ा, जैतून की जैसे कि हमने पढ़ा जैतून का जो इन्होंने प्रयोग किया वो असफल रहा था, लेकिन देखिए बाकी अधिकांश चीज़ों में हम लोग देख रहे हैं इनको सफलता ही हाथ लग रही है। उसके बाद देखिए विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आ भी चुका है, नोट कर लेंगे। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी कृषि वैज्ञानिक बोसी सेन के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1924 में कृषि वैज्ञानिक बोसी सेन द्वारा कलकत्ता में की गई थी और इसका नाम तब विवेकानंद लेबोरेटरी रखा गया। काफी बच्चे दोस्तों इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कुछ बोलते हैं 1936 में हुई थी, कुछ बोलते हैं 1924 में हुई थी। तो ये कन्फ्यूजन भी आज आपका दूर हो जाएगा कि 1924 में क्या था, 1936 में क्या था। तो देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1924 में। किसने करी? बोसी सेन ने की। कहाँ की? कलकत्ता में की। और तब इसका नाम क्या हुआ करता था? तो इसका नाम विवेकानंद लेबोरेटरी हुआ करता था। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, इस संस्थान को 1936 में स्थायी रूप से अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर दिया। अगर आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान वर्तमान में कहाँ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कब इसको स्थापित किया गया? 1936 में। लेकिन कलकत्ता में कब स्थापित किया गया? 1924 में। अब देखिए अगर आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो उस कंडीशन में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1924 में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को कलकत्ता से अल्मोड़ा कब स्थानांतरित किया गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1936 में। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? बोसी मतलब किसने की? बोसी सेन ने। बोसी सेन कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। तो सारे के सारे आपको ये याद रखने हैं। और जब 1924 में इसकी स्थापना होती है उस समय इसका नाम क्या रखा गया था? विवेकानंद लेबोरेटरी। फिर देखिए और ये विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या नाम कब पड़ा? 1974 में। ये भी डेट आप लोग लिख लेंगे। 1974 में इसका नाम विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पड़ गया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए एक आती है ब्रिक टी। ये ब्रिक टी कहाँ की थी? ब्रिक टी थी तिब्बती यानी चीन की। तो ब्रिक टी क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है एग्जाम बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ब्रिक टी तिब्बती यानी कि चीन की थी और ये कुमाऊं की जो चाय थी, कुमाऊं की चाय को इस ब्रिक टी से बेहतर उस समय माना जाता था। फिर देखिए उत्तराखंड क्षेत्र में बीजों के कृषिकरण की लिखित जानकारी सर्वप्रथम मूर क्राफ्ट के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्षेत्र में बीजों के कृषिकरण की लिखित जानकारी सर्वप्रथम मूर क्राफ्ट के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होती है, नोट कर लेंगे। फिर देखिए राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब शुरू हुई? 1930 में कुमाऊं क्षेत्र में शुरू की गई थी। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, 1910 भी बोलते हैं क्योंकि काफ़ी किताबों में 1910 भी लिखा हुआ है। तो देखिए नॉर्मन गिल द्वारा इसको 1910 में शुरू किया गया था, लेकिन 1903 में सर्वप्रथम कुमाऊं में बेलाडोना की खेती की गई थी। 1903 एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना ज़्यादा। अगर देखिए 1903 अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तब आपको उस कंडीशन में 1910 की ओर जाना है। अगर आपके सामने 1903 है तो आपको 1903 ही करना है। तो राज्य में सर्वप्रथम बेलाडोना की खेती कब की जाएगी? 1930 में कुमाऊं क्षेत्र में। नॉर्मन गिल कब शुरू करेगा? 1910 में। देखिए चौबटिया उद्यान के अंतिम अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कौन थे? चौबटिया उद्यान अभी हमने पढ़ा ना, 1869 में उसकी स्थापना हुई थी। तो चौबटिया उद्यान के अंतिम अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कौन थे? तो ये थे जेसी बर्न्स। आपको याद रखना, जेसी बर्न्स। फिर देखिए स्वतंत्रता के बाद चौबटिया उद्यान का चार्ज किसने लिया? तो ये लिया था DN श्रीवास्तव ने। और प्रथम भारतीय भी रहेंगे, ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय रहेंगे जिन्होंने चौबटिया उद्यान का चार्ज लिया था। कब लिया था? 1947 में, स्वतंत्रता के बाद। और प्रथम भारतीय रहेंगे कौन? DN श्रीवास्तव। उसके बाद देखिए 1930 की हम लोग बात कर लेते हैं। 1930 में क्या हुआ था? 1930 तक अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा चाय उद्यान कौन सा था? मल्ला कत्यूर। अगर हम लोग बात करते हैं 1930 की, तो उस समय अल्मोड़ा जिले का सबसे बड़ा चाय उद्यान था मल्ला कत्यूर। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, कुमाऊं क्षेत्र की। अल्मोड़ा जिले का जो मल्ला कत्यूर था उसमें सबसे बड़ा चाय उद्यान का क्षेत्र था 1930 तक। और दूसरा कौन सा था? कौसानी। चलिए ठीक है। और 1907 तक ब्रिटिश कुमाऊं या फिर उत्तराखंड की हम लोग बात करते हैं। 1907 तक यहाँ पर 20 चाय के बगीचे थे। 1907 तक यहाँ पर 20 चाय के बगीचे थे। चलिए ठीक है। फिर देखिए गोपेसर चमोली में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? 1989 में। क्वेश्चन दोस्तों बनेगा कि जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पर है? जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोपेसर चमोली में, स्थापना 1989 में। चलिए ठीक है। फिर देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए प्राचीन काल के
प्राचीन काल के तालेश्वर ताम्रपत्र में वटक शब्द का उल्लेख मिलता है, जो इस क्षेत्र में उद्यानों के अस्तित्व का परिणाम मतलब प्रमाण है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों ने ही यहाँ पर उद्यानों को शुरू किया था, ऐसा नहीं है। प्राचीन काल में भी यहाँ पर उद्यान चल रहे थे, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि वाणिज्यिक स्तर पर एक अच्छे स्तर पर जो शुरुआत की थी वो अंग्रेजों ने यहाँ पर की थी। लक्ष्मीचंद हमने पढ़ा था, मैंने आपको लक्ष्मीचंद में पढ़ा था कि वो बगीचों को लगाने का काफ़ी शौकीन था। आम के उसने काफ़ी बगीचे लगवाए थे लक्ष्मीचंद ने। तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों के काल में यहाँ पर सब चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन बड़े स्तर पर जो शुरू हुई थी वो अंग्रेजों के समय पर ही शुरू हुई थी। अब जो यहाँ पर वटक शब्द का हमको यहाँ पर उल्लेख मिलता है ना, वटक शब्द, इस वटक शब्द का अर्थ केले के उद्यान से लगाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र में वटक शब्द का हमको उल्लेख मिल रहा है, हो सकता है पूछ लिए क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है वटक शब्द का अर्थ केले के बगीचों से ही संबंधित रहेगा। फिर देखिए चंद राजाओं ने भी फलोद्यान कपीना में एक विकसित किया था। चंद राजाओं ने भी एक फलोद्यान कपीना में विकसित किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद राजाओं ने फलोद्यान कहाँ पर विकसित किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, तो कपीना आपको याद रखना है। कपीना में किसने फलोद्यान विकसित किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंद राजाओं ने। कपीना कहाँ पर है, अल्मोड़ा में। फिर देखिए कत्यूरी रानी जिया रानी, जिसको मौला देवी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो कत्यूरी रानी मौला देवी इनका मूल नाम है। कत्यूरी रानी जिया रानी ने रानी बाग में एक बाग लगवाया था, तो इस बाग के चलते इस स्थान को रानी बाग के नाम से जाना गया। बहुत महत्वपूर्ण है। और रानी बाग को बसाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। किसको, जिया रानी को। जिया रानी जैसे कि इनके नाम में रानी आ रहा है नाम पे, तो ऐसा कहा जाता है, इसी नाम के आधार पर इस स्थान का नाम रानी बाग रखा गया। तो कत्यूरी रानी जिया रानी ने रानी बाग में एक बाग लगाया था। क्वेश्चन बनेगा कि रानी बाग में एक बाग किस रानी के द्वारा लगाया गया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, जिया रानी के द्वारा। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में झलटोला टी स्टेट बेरीनाग, जो कि पिथौरागढ़ में है, की चाय पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थी। ब्रिटिश काल की अगर हम लोग बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में झलटोला टी स्टेट बेरीनाग की चाय पूरे यूरोप में उस समय प्रसिद्ध थी। काफ़ी दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है। फिर देखिए राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में उत्पादित होने वाली चाय का ब्रांड नाम क्या रखा गया, कैच उत्तराखंड। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैच उत्तराखंड आपको याद रखना है दोस्तों, डायरेक्ट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बनेगा, कैच उत्तराखंड क्या है, तो ये चाय ब्रांड है जो कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में इस ब्रांड का नाम रखा गया कैच उत्तराखंड, जो कि चाय से संबंधित रहेगा। फिर देखिए वर्तमान में कौसानी, नौटी, ये जो जगह हैं बागेश्वर में, यहाँ पर भी काफ़ी चाय उत्पादित हमारे की जाती है। तो स्वतंत्रता के बाद जो भी चाय का जो विकास होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। जो 1947 के बाद जो कुमाऊं का जो क्षेत्र रहेगा उनमें क्या क्या मतलब कार्य हुए थे, वो तो बात की हमारी बात है। फिलहाल तो हम ब्रिटिश काल की हम लोग बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है, और अब हमारे फेसबुक पेज से आप लोग हमारे जुड़ जाइए। जो भी आपको दिक्कत होती हो, कुछ भी परेशानी होती हो, कमेंट में वो लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ, और आपकी जो परेशानी होती है उसको जरूर ही मैं दूर करता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आपके बीच में ही रहना चाहिए। अगर आप कुछ पूछते हैं तो मुझे आपको उसका अवश्य ही उत्तर देना चाहिए। व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दोस्तों ऐड कर दिया है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाएंगे तो आपको वहाँ से व्हाट्सअप नंबर ही मिल जाएगा। कुछ पूछना हो तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए उन लोगों तक जिनको इसकी बहुत आवश्यकता हो। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है, और लाइक कर दिया कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं ना, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे भी एक हौसला मिलता है कि चलिए किसी को तो वीडियो पसंद आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।